नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग देशों के दौरे कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश यात्राएं काफी सीमित दिखाई दे रही हैं। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? क्या भारत बिना कोई युद्ध किए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है? और क्या चीन की वर्षों पुरानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति अब उसी पर भारी पड़ने लगी है? आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक बहस नहीं करेंगे। हम केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध घटनाओं, रणनीतिक विश्लेषणों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया की बदलती तस्वीर क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, आज की दुनिया में किसी भी देश की ताकत केवल सेना से नहीं मापी जाती, नहीं आंकी जाती। आज किसी भी देश की असली शक्ति उसकी कूटनीति, उसके मित्र देशों का नेटवर्क, उसकी आर्थिक साझेदारियां और समुद्री मार्गों पर उस देश की पकड़ से तय होती हैं, आंकी जाती हैं। इस संदर्भ में इसी जुलाई 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। पहली नजर में यह सामान्य विदेश यात्राएं लग सकती हैं, लेकिन यदि इन तीनों देशों को विश्व मानचित्र पर देखें तो एक तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ये तीनों देश हिंद प्रशांत के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और चीन की समुद्री रणनीति से सीधे जुड़े हुए हैं। अब दूसरी तरफ भी नजर डालते हैं। 2026 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश यात्राएं अपेक्षाकृत बहुत सीमित रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि चीन इस समय आर्थिक चुनौतियों, रियल एस्टेट संकट, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और सेना के भीतर लगातार हो रहे बड़े बदलावों जैसी समस्याओं में से गुजर रहा है। हाल के वर्षों में चीन की सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा प्रस्थान से जुड़े लोगों पर भ्रष्टाचार के गहरे आरोप लगे, बड़े आरोप लगे और कई बड़े अधिकारियों को उनके पदों से हटाया भी गया। इन घटनाओं के बाद कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि शी जिनपिंग घरेलू हालात पर पहले से अधिक ध्यान दे रहे हैं। हालांकि चीन सरकार इन दावों को स्वीकार नहीं करती और इन विषयों पर अलग अलग राय भी मौजूद है। लेकिन इतना जरूर है कि शी जिनपिंग की विदेश यात्राओं की संख्या पहले की तुलना में कम हुई है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। यदि हम 2013 से 2019 के बीच का समय देखें तो हर वर्ष कई देशों का दौरा करते थे शी जिनपिंग, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनका ध्यान चीन के अंदरूनी मामलों पर अधिक स्थिर दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि भारत इस दौरान क्या कर रहा है? भारत ने अपनी विदेश नीति में केवल बयान देने की बजाय साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। मलेशिया, फ्रांस, यूएई, सेशल्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत लगातार रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। यही वजह है कि कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसे केवल विदेश यात्रा नहीं बल्कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे खेल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। चीन की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर है। मध्य पूर्व और अफ्रीका से आने वाला अधिकांश तेल मलक्का स्ट्रेट, जलडमरू मध्य से होकर चीन तक पहुंचता है। यही समुद्री मार्ग चीन की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। यही भारत की रणनीति दिलचस्प बनती है। इंडोनेशिया के स्वांग पोर्ट के साथ सहयोग, अंडमान निकोबार की सामरिक स्थिति और हिंद महासागर में बढ़ती भारतीय नौसैनिक उपस्थिति इस पूरे के क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया हमारा केवल सुरक्षा साझेदार नहीं रहा,
आज सेमीकंडक्टर, लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के कारण ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। यदि भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुरक्षित कर लेता है तो हमारे लिए भविष्य में चीन पर निर्भरता कम करना आसान होगा। वहीं न्यूजीलैंड के साथ कृषि, डेयरी, शिक्षा, पर्यटन, तकनीक और व्यापार के नए अवसर भारत के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लाभ पैदा कर सकते हैं। यानी ये यात्रा मोदी के लिए मात्र सैर सपाटे या केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं थी साथियों, बल्कि इसके पीछे आर्थिक और सामरिक दोनों प्रकार के उद्देश्य दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसकी चर्चा वर्षों से होती रही है। चीन ने लगभग 2 दशक पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पर काम शुरू किया था। इस नीति का उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र के कई देशों में बंदरगाह विकसित करके अपनी समुद्री पहुंच बढ़ाना था। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार और बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाएं तथा अफ्रीका के जिबूती में सैन्य अड्डा चीन की इसी रणनीति के उदाहरण माने जाते हैं। इसके जवाब में भारत ने भी धीरे धीरे अपनी समुद्री साझेदारियों का विस्तार किया, उनको आगे बढ़ाया। विश्लेषकों ने इसे नेकलेस ऑफ डायमंड नाम दिया। भारत ने सिंगापुर, ओमान के दुक्कम पोर्ट, ईरान के चाबहार, इंडोनेशिया के सवांग, सेशल्स, मॉरिशस और हिंद महासागर के कई देशों के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस सारी एक्सरसाइज का उद्देश्य किसी दूसरे देश से टकराव पैदा करना नहीं है दोस्तों, बल्कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और समुद्री सुरक्षा मजबूत करना है। इसी सियासी भागदौड़ का असली मकसद यही था। इस सियासी भागदौड़ का असली मकसद यही था। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन देशों में चीन ने भारी निवेश किया उनमें से कुछ देशों को बाद में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए श्रीलंका का आर्थिक संकट और ग्वादर के क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां अक्सर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का हिस्सा रही हैं, आज भी उन पर चर्चा होती है। यही कारण है कि अब कई छोटे देश केवल निवेश नहीं ढूंढ रहे, बल्कि भरोसेमंद और संतुलित साझेदार की तलाश कर रहे हैं, जिन पे यकीन किया जा सके, जिन पे भरोसा किया जा सके, जो आड़े वक्त काम आए। और भारत इसी अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करता दिखाई देता है दोस्तों। दूसरी ओर अमेरिका भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति लगातार मजबूत कर रहा है, क्योंकि यदि किसी कारण से मलक्का जलडमरू मध्य या प्रमुख समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि हिंद प्रशांत आज पूरी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। इस चर्चा से अब सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत आज केवल अपनी सीमाओं तक सीमित सोच नहीं रख रहा, वह व्यापार, समुद्री सुरक्षा, तकनीक, सप्लाई चेन और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वहीं चीन अपनी आर्थिक चुनौतियों और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अपने मौजूदा प्रभाव को बनाए रखने में पसीना बहा रहा है आज की तारीख में चीन। और याद रखिए, आने वाले वर्षों में यह प्रतिस्पर्धा और भी दिलचस्प होने वाली है और भी कड़ी होने वाली है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, हालात लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष को अंतिम सत्य मानने की बजाय तथ्यों और घटनाओं पर लगातार नजर रखना आवश्यक है। अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति हिंद प्रशांत के क्षेत्र में नई दिशा तय कर रही है, या आने वाले समय में यह मुकाबला और कठिन होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।